नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी निवेश। देखिए, इंडियन इकोनॉमी के अंडर में ये टॉपिक आता है और सिविल सर्विस की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है GS3 का पार्ट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर आपको, हालांकि पूरी इकोनॉमी जो है वो करंट अफेयर से अटैच होती है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद करंट अफेयर पर ध्यान देना पड़ता है और टाइम टू टाइम अपने टॉपिक को अपडेट करते रहना है। ठीक है, तो एग्जाम में मोस्टली वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो रिसेंटली विद इन 1 ईयर करंट न्यूज़ में रहे हैं, डिस्कशन का टॉपिक रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं न्यूज़पेपर से। तो आज हम जो टॉपिक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो हम डिस्कस करेंगे और इसको हम बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ें, इससे संबंध में कोई न्यूज़ पढ़ें तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। कहीं पर हम इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्यों करते हैं हम इन्वेस्टमेंट? जिससे फ्यूचर में हमें उस पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट होके वो पैसा रिटर्न मिल सके। कैपिटल गेन करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे हम पॉलिसीज़ में करें, चाहे हम किसी को इंटरेस्ट पर दें, किसी भी तरह का वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करें या लैंड परचेस करके इन्वेस्ट करें, वो किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बस हम उसके पीछे, हमारा उद्देश्य होता है इन्वेस्टमेंट करने से पीछे कि हमें फ्यूचर में कुछ पैसा बढ़कर हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आइडल कैश घर पे पड़ा रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बढ़ तो नहीं जाएगा। जैसा आप आज रखोगे, आज मान लो 1000 रुपये आपने घर में रख दिए कहीं, वो आप 5 साल बाद निकालो, 10 साल बाद निकालो, 1000 रुपये ही निकलेंगे आपके। और बल्कि समय के साथ साथ वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से जो 1000 में आज जितनी चीज़ खरीद पाओगे, आप 5 साल बाद 1000 में उतनी चीज़ नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य होता है, पर्पस होता है कि कुछ समय के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद हमें कुछ बढ़कर पैसा मिलेगा जो हमारे काम आएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे जो विदेश से पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया जाता है, जो विदेशी लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू अर्न समथिंग, टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, जिससे उन्हें फ्यूचर में कुछ बढ़कर पैसा मिल सके अपने फायदे के लिए। तो जो विदेशी लोग हैं, विदेशी कंपनीज हैं, भारत में आके इन्वेस्ट करती हैं अपने पैसे को कैपिटल गेन करने के लिए फ्यूचर में, उसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो विदेश से भारत में इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट FI, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है FDI, जिसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी निवेश है, वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अब FDI होता क्या है? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब विदेश की कोई कंपनी, मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है,
वो भारत में आके अपना प्लांट इस्टेब्लिश करती है, मतलब लैंड परचेज करती है, फिर उस पे प्लांट लगाती है, फिर वहाँ पे जो है उत्पादन करती है, चाहे वो उत्पादन प्रोडक्ट का हो या सर्विसेज का हो, ठीक है। तो उत्पादन करती है, फिर उससे बिजनेस करती है, ठीक है। तो फिजिकली जब बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आकर प्लांट इस्टेब्लिश करती है और फिर वो बिजनेस करती है, वहां पैसा इन्वेस्ट करती है, वो भाई प्लांट इस्टेब्लिश कर रही है तो पैसा तो इन्वेस्ट हो रहा है ना उसका, और पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रही है, जिससे फ्यूचर में पैसा कमा सके। तो फिजिकली प्लांट इस्टेब्लिश करके या कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करके जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इंडिया में, चाहे वो प्रोडक्शन में यूज हो या सर्विसेज देने में, उसे हम कहेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई ध्यान रखना आप, एफडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म, एक लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब करोड़ों अरबों रुपए एक प्लांट इस्टेब्लिश करने में कोई कंपनी इंडिया में आकर लगाएगी, तो ये ऐसा तो है नहीं कि भैया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद वो प्लांट बंद करके चली जाएगी, नहीं। अगर इतनी मेहनत कर रही है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसका पर्पज है लॉन्ग टर्म तक इंडिया के अंदर सस्टेन करना, अपने बिजनेस को रन करना और फ्यूचर में पैसे कमाते रहना, ठीक है ना। तो ये हो गया एफडीआई। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपको एफडीआई के बारे में। अब हम बात करते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि इंडिया की शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट। अब विदेश की कोई कंपनी या व्यक्ति इंडिया की कंपनी के शेयर खरीदता है, शेयर मार्केट में शेयर परचेस कर लेता है, और जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको सेल आउट कर लेता है और प्रॉफिट कमा लेता है। तो इस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, उसने कोई प्लांट एस्टेब्लिश तो नहीं किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में, तो आज उसने शेयर खरीद लिए और मान लीजिए 1 महीना बाद शेयर की वैल्यू अच्छी हो गई है, तो उसने सेल कर दिए शेयर मार्केट में और प्रॉफिट कमा के और निकल लिया वो। तो इससे क्या बात सामने आ रही है कि ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म, ये कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होती है। उनका मकसद होता है पैसे कमाना, और शेयर की वैल्यू बढ़ गई, शेयर को बेच दिया, प्रॉफिट कमाया, दूसरी जगह लगा दिया, ठीक है। एफडीआई एफपीआई, एफडीआई और एफपीआई दोनों क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें जो है एफडीआई के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करें हम। एफडीआई 3 प्रकार से आता है। पहला है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, दूसरा है वर्टिकल एफडीआई, और तीसरा है प्लेटफॉर्म एफडीआई। एफडीआई 3 प्रकार से आता है भारत में, मतलब एफडीआई के जरिए जो इन्वेस्टमेंट आता है वो 3 प्रकार से आता है। एक है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, दूसरा वर्टिकल एफडीआई, तीसरा प्लेटफॉर्म एफडीआई। तीनों को हम समझते हैं। हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है कि जो मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। मान लीजिए अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट जो पूरा काम कर रही है, सारी सर्विसेज, पूरा ऑपरेशन मैनेज कर रही है, वही सेम टू सेम ऑपरेशन माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करे और सारे ऑपरेशन सेम टू सेम वही इंडिया में भी बनाने लगे, इंडिया में भी रन करने लगे ऑपरेशंस, मतलब पूरा का पूरा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कोई टायर बनाने वाली कंपनी है,
टायर बनाती है वो सिर्फ कंपनी यूके में, और उसी कंपनी ने इंडिया में अपना प्लांट स्टेब्लिश कर दिया और यहाँ पे भी पूरा टायर बना रही है। तो जो काम वो यूएस यूके में कर रही है वही सेम काम आके इंडिया में कंपनी स्टेब्लिश करके इंडिया में कर रही है। ठीक है, मतलब पूरा होल प्रोडक्शन। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, विदेश की कंपनी विदेश में जो पूरा प्रोडक्शन कर रही है वही सेम इंडिया में अपनी कंपनी स्टेब्लिश करके इंडिया में करने लगे। तो अगर ऐसा इस प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट भारत में आता है किसी कंपनी के जरिए तो उसे हम हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगला है वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई, इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ ये रहेगा कि मान लीजिए जैसे मैं बात करूं, टोयोटा है, टोयोटा कंपनी है। ये टोयोटा कंपनी जिस देश की है वहां पे तो ये पूरा प्रोडक्शन कर रही है भाई, पार्ट्स भी खुद बना रही है, टायर भी खुद बना रही है, असेंबल भी खुद कर रही है, ठीक है, सब कुछ कर रही है। लेकिन इंडिया में सिर्फ पूरे प्रोडक्शन की एक कोई इंपोर्टेंट यूनिट, इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ होल प्रोडक्शन, इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ होल प्रोडक्शन मतलब मान लीजिए टोयोटा कार है, वो पूरा प्रोडक्शन तो अपने देश में कर रही है लेकिन उसने अलग से इंडिया में एक प्लांट डाला है और वहां सिर्फ वो जो है उसके गियर बना रही है। मान लीजिए गियर का प्रोडक्शन कर रही है इंडिया में, सिर्फ होल प्रोडक्शन वो लेके नहीं आई है इंडिया में, केवल गियर का प्रोडक्शन कर रही है। समझ रहे हैं? तो ये जो गियर है वो होल प्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे वो इंडिया में बना रही है। तो जब पूरा का पूरा प्रोडक्शन इंडिया में नहीं आता, पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में नहीं कर रही है, मतलब पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आया है, केवल एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, एक हिस्सा है वो, उसको आप प्रोडक्शन कर रही है इंडिया में आकर, तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल एफडीआई। समझ आया? चलिए तीसरा है प्लेटफॉर्म एफडीआई। अब प्लेटफॉर्म एफडीआई क्या होता है कि जैसे हुंडई कंपनी है, वो अपने देश में तो कर ही रही है प्रोडक्शन, लेकिन इंडिया में कोई चीज बना रही है या होल प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन वो इंडिया की बजाय किसी थर्ड कंट्री को उस सामान को एक्सपोर्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टायर बनाया किसी कंपनी ने इंडिया में आके, सिर्फ टायर, पूरा होल प्रोडक्शन नहीं, और उस टायर को बनाया तो है लेकिन बनाने के साथ साथ उस पूरे प्रोडक्शन को जो है किसी थर्ड कंट्री में, मान लीजिए सिंगापुर, एक्सपोर्ट कर देती है, वहां पे सेल कर रही है। ठीक है, इंडिया में भी कर सकती है, ऐसा कोई रोका नहीं है, लेकिन वो थर्ड कंट्री में कर रही है मान लो, तो इसको कहेंगे हम प्लेटफॉर्म एफडीआई। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार से एफडीआई आता है भारत में, ये क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई क्या होता है? देखिए, जिस तरह से एफडीआई 3 तरह से आता है वैसे ही एफपीआई जो है, एफपीआई, इसमें एफआईआई आते हैं, बताता हूं अभी मैं, एडीआर और जीडीआर, तीसरा है एनआरआई। एफपीआई मैंने आपको बताया जो फिजिकली प्लांट एस्टेब्लिश नहीं करें इंडिया के अंदर, वो बल्कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएं और प्रॉफिट कमाएं और निकल जाएं, ऐसे लोग एफपीआई की कैटेगरी में आते हैं। एफपीआई में तीन तरह से इन्वेस्टमेंट होता है।
पहला है FII। FII को क्या कहते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं FII के जरिए म्यूचुअल फंड में, FII के जरिए ये जो लोग होते हैं FII, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत में, वेंचर फंड में करते हैं। वेंचर फंड वो होते हैं जो किसी को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा देते हैं और उसके बदले में ऑनरशिप मांगते हैं कि भाई हम आपको पैसा तो दे रहे हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है हमें पसंद आया है, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन बदले में हम ऑनरशिप चाहते हैं आपकी कंपनी में। तो जो FII होते हैं, FII जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेंचर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के अंदर, और प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। ठीक है, और ये जो FII हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक एजेंसी है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है उन्हें, तभी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है ADR और GDR। ये क्या है? ये रेगुलेटर हैं अमेरिका में जो रेगुलेट करते हैं वहाँ की शेयर मार्केट को। इसमें जो रजिस्टर्ड हैं लोग वो इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ADR का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जैसे इंडिया में NSE BSE होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये जो निफ्टी जानते हैं ना आप, तो उसी तरह से अमेरिका में होता है, अमेरिका की वहाँ की इंडेक्स है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और एक होती है ग्लोबल लेवल की, तो वो होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इसके तहत जो लोग हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे FPI की कैटेगरी में। ठीक है, तीसरी जो कैटेगरी आती है वो NRI की आती है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, इंडिया के हैं, बाहर रह रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं FPI के अंदर, शेयर मार्केट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है उनकी लिमिट सेट है, कंपनी का 10% शेयर में ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको? तीनों कैटेगरी हमने डिस्कस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आया था वेंचर फंड, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उस टर्म को, वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड क्या होते हैं? मान लीजिए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आप अपनी प्रपोजल को लेके, मान लीजिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, मनी नहीं है उस पर खर्च करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप क्या करोगे? कोई ऐसा बंदा तलाशोगे जो आपके बिजनेस में पैसा लगा सके। तो वेंचर कैपिटल जो फंड होते हैं वो यही काम करते हैं। मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा के पास बहुत पैसा है, टाटा ने एक वेंचर कैपिटल फंड बना दिया है और उसमें 15 प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट कर दिया है कि भाई आप इस वेंचर कैपिटल फंड को चलाओ और जो भी आपसे पैसे लेने आता है उसको पैसे दो अगर आपको प्रपोजल पसंद आता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो वेंचर कैपिटल फंड हैं उनसे आप पैसा लोगे तो पैसा तो दे देंगे, लेकिन बदले में उन्हें क्या चाहिए? बदले में उन्हें कंपनी में ओनरशिप चाहिए। वो जो है 1% से लेके 50% तक कंपनी की कैपिटल में, कंपनी की वैल्यू में शेयर मांगते हैं कि आप पैसे लो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें बदले में ओनरशिप चाहिए। ठीक है, तो लॉस होगा तो दोनों का होगा, प्रॉफिट होगा तो दोनों का होगा। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल फंड उनको फंड करते हैं, उनको फंड देते हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ नया बिजनेस, पहले से वो बिजनेस चल नहीं रहा है, नया शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसी ही एक टर्म है प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी
फंड। ये क्या होता है? ये भी वेंचर कैपिटल फंड की तरह है, लेकिन वेंचर कैपिटल फंड नया बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर, उनको पैसा देती है। प्राइवेट इक्विटी फंड उनको पैसा देती है जिनका बिजनेस तो चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन वो बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। और जब बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो पैसा तो लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो उस पैसे की पूर्ति के लिए प्राइवेट इक्विटी फंड जो है फंड उनको देते हैं, रिलीज करते हैं उनके लिए। ठीक है, आया समझ में? अब हम बात करते हैं, एक और टर्म है QFI। इसे हम कहते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। अब क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर मतलब पढ़े लिखे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए पाकिस्तान एक देश है। पाकिस्तान की छवि इंडिया के अंदर कैसी है आप अच्छे से जानते हो। अगर पाकिस्तान का व्यक्ति कहेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से कि भाई हम आपके यहाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सेबी मना कर देगी, नहीं नहीं नहीं, आपकी कंट्री का रिकॉर्ड खराब है, आप उस कंट्री से बिलोंग करते हो, आपको अलाउ नहीं करेंगे हम। लेकिन देखिए, सही बात यह है कि देखिए पूरा देश अगर खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है सभी व्यक्ति खराब हैं। कुछ उसमें अच्छे व्यक्ति होंगे, ईमानदार व्यक्ति होंगे, बिजनेस करने वाले व्यक्ति होंगे, जिनका टेररिज्म वगैरह और इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इन लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि ये अपने देश को छोड़ के विदेश में जाके वहां की शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो उनके लिए एक प्रोसीजर है कि ऐसे लोग, मान लीजिए ए आदमी है पाकिस्तान का जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो वो अगर कहीं दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे जो है परमिशन लेनी होगी, या तो FATF से। FATF मतलब समझ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, दूसरा है IOSCO। FATF पर तो उनको जो है परमिशन लेनी होती है, या तो वो FATF से परमिशन लें। FATF परमिशन दे देगी तो भैया वो इंडिया में आके कह देंगे कि देखो जी FATF से मैं परमिशन लेके आया हूँ, तो आप इन्वेस्टमेंट करने दीजिए मुझे, मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैं साबित कर चुका हूँ FATF को। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे ये जरूरी है कि मान लीजिए पाकिस्तान का व्यक्ति है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों FATF के मेंबर होने चाहिए, रजिस्टर्ड मेंबर, तभी पाकिस्तान के व्यक्ति इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, और अगला जो है IOSCO। ये क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, या फिर जो है यहां से परमिशन ले लो आप, तो आप कर सकते हो। इसका भी मेंबर होना चाहिए दोनों देशों को, जहां से इन्वेस्टर आया है और जहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई। तीसरी, इंडिया से भी परमिशन ले सकते हो आप, सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो व्यक्ति कहेगा सेबी से, देखो जी मेरा रिकॉर्ड है ये अच्छा, पाकिस्तान भी इसको प्रमोट कर रहा है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मेरी लिस्ट शामिल है, मेरा नाम भी शामिल है उस लिस्ट में अच्छे लोगों में, तो आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपके यहाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। ठीक है, लेकिन इनके लिए QFI के लिए इंडिया ने केवल, मान लो विप्रो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो विप्रो का 5% शेयर ही खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ओवरऑल सभी QFI मिला के 10% खरीद सकते हैं। केवल एक व्यक्ति 5% खरीद सकता है और सभी QFI मिला के विप्रो में 10% खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आया QFI, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं अब इसमें FDI में हम बात करेंगे कि मान लीजिए FDI के तहत
कोई नई कंपनी फॉर्म कर रहा है, एफडीआई के तहत कोई नई कंपनी फॉर्म कर रहा है, नई कंपनी बना रहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा शुरू में, तो वो कितने प्रकार से इनफ्लो होगा, इनफ्लो मतलब आएगा, तो वो 3 प्रकार से आएगा। एक आएगा इक्विटी, इक्विटी इनफ्लो, दूसरा री इन्वेस्टेड अर्निंग, री इन्वेस्टेड अर्निंग, और चौथा आएगा, तीसरा आएगा अदर टाइप ऑफ कैपिटल। मतलब मैं बताता हूँ, मान लीजिए कंपनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन विदेशी लोग इंडिया में नई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो शुरू में पैसा चाहिए, तो उसमें अगर पैसा लगाना है बाहर से तो वो 3 प्रकार से आ सकता है कंपनी बनाने के लिए, इक्विटी इनफ्लो, री इन्वेस्टेड अर्निंग और अदर टाइप ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इक्विटी इनफ्लो तो सीधी बात है भाई, इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट, शेयर बेच दो आप, तो शेयर जो खरीदेगा वो आपको पैसा दे देगा। अगला है री इन्वेस्टेड, मतलब आपने मान लीजिए ए व्यक्ति है, इसने शेयर खरीद लिया है 10% और 1 साल के अंदर 10% से इसने खूब पैसा कमा लिया है, तो उस पूरी अर्निंग को ये अपने विदेश में ना ले जाके इसी देश में इसी कंपनी में री इन्वेस्ट कर दे, तो वो आ जाएगा री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग। ठीक है, और अदर टाइप ऑफ कैपिटल में आ जाएगा जैसे कि डिवेंचर खरीद लिए आपने, डिवेंचर खरीद लिए, प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए। ठीक है, और इनके साथ कंडीशन ये होगी कि डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर ये कन्वर्टेबल होंगे, कन्वर्टेबल माने एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद ये ऑटोमेटिक जो है इक्विटी शेयर में बदल जाएंगे। देखिए इक्विटी शेयर में अगर पैसा लगाता है कोई तो उसका कंपनी में शेयर हो जाता है उतना ही, कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो उसको भी लॉस झेलना पड़ेगा, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो उसको भी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनमें कंपनी कर्ज लेती है आपसे और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देती है, कंपनी भले ही डूब जाए लेकिन आपको आपका पैसा मिलेगा। ठीक है, तो समझ आया। तो ये हो गए हमारे नई कंपनी फॉर्म करनी हो एफडीआई के अंदर तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट आएगा। चलिए, एक टर्म यहां होती है FIIA, इसका पूरा नाम होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या होता है भाई, मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हो, इंडिया को आपने जाना ही नहीं है, सही से देखा भी नहीं है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन लीगल प्रोसीजर वगैरह ये कुछ नहीं पता आपको, कंपनीज एक्ट वगैरह कैसे फॉर्म करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो भैया बैग लेके पैसों का आ तो जाओगे आप इंडिया में, फिर भटकोगे कहाँ, कौन बताएगा आपको। तो अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है जिसे बिजनेस स्टार्ट करना है इंडिया में, तो उसको उसकी पूरी मदद और सारी फॉर्मेलिटीज़ जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हैं वो FIIA करेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी। ठीक है, चलिए एक और टर्म होती है FIPC, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल। ये क्या होता है भाई, देखिए मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप छोटी सी कोचिंग चला रहे हैं, आप उसका ऐड करेंगे ना बाहर जाके, अपनी फीचर्स बताएंगे ना, आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, अपने रिजल्ट के बारे में बताएंगे, अपना जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का उसके बारे में बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे आपके यहाँ एडमिशन लेने के लिए। ठीक उसी प्रकार से FIPC जो है एजेंसी है, इसमें प्रोफेशनल वर्क करते हैं मिलके इंडिया की तरफ से, वो विदेश में जाकर सेमिनार करते हैं, मीटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, और इन सारी चीज़ों में वो क्या दिखाते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप आइए इंडिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, वाटर दिया जाएगा,
जो लीगल प्रोसीजर है वो आसान है हमारी इंडिया में, तो ये प्रमोशन करते हैं जिससे बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सके। ठीक है, कौन करता है? FIPC। ठीक है जी, चलिए बेनिफिट ऑफ FDI जान लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ FDI के फायदे क्या है? देखिए, पहला है कि नो डाउट विदेश से अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो कैपिटल आती है इतना, जो कि हम इंतज़ार करते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वो ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, ख़रीदारी कर रहे हैं मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंडिया के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो GDP अच्छी रहेगी। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि नई कैपिटल हमें मिलती है देखने को, नया पैसा जो कि इंडिया में पहले नहीं था अब आया है, नया पैसा आएगा। ठीक है, तीसरी, भाई कोई कंपनी अगर आ रही है इंडिया में तो नई टेक्नोलॉजी भी ला रही है, नई टेक्नोलॉजी इन द सेंस उनके काम करने का तरीका, उनके प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट, LED नई टेक्नोलॉजी की, तो नया टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है इंडिया में, तो नई टेक्नोलॉजी आती है अगर FDI आता है तो। ठीक है, और चौथा है कि भाई इंडिया में अगर कंपनी चल रही है मल्टीनेशनल कंपनी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। भाई इंडिया के अंदर आप काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट को टैक्स भी दोगे, तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ गया। ठीक है, और चौथा ये हो गया। पांचवा, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। कैसे? मान लीजिए कोई कंपनी लग रही है किसी जगह, तो उसको उसका सामान को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बेहतर होगी, रोड बनाए जाएंगे, पुल बनाए जाएंगे, ट्रेन की फैसिलिटी भी दी जाएगी। अगर भारी माल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, समझ रहे हैं? ठीक है, और छठवा है ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इंडिया के लोगों के लिए, रोज़गार मिलेगा लोगों को। ठीक है, और लास्ट है सातवां, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी इम्प्रूव होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम, कितना इंपोर्ट करते हैं, उसमें प्रोडक्ट, सर्विस, गुड्स सब कुछ शामिल है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कितना आयात किया कितना निर्यात किया उसका डिफरेंस। तो ये जो है इम्प्रूव होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, माइनस में चला जाता है पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो दिक्कत है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने बेनिफिट ऑफ FDI डिस्कस किए। FDI पे कोई भी प्रश्न आता है तो आपको ये लिख लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया में FDI को अट्रैक्ट करती हैं, मतलब बाहर के लोग जो देख के चाहते हैं कि हाँ यार FDI वो इंडिया में ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख के बाहर के लोग सोचते हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा? तो उसमें पहली चीज़ आएगी चीप लेबर। हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ती है, लेबर सस्ती होगी तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कंपनी का कम आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा तो प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे, कंपनी को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, दूसरा है, हम जानते हैं कि 137 करोड़ लोगों का देश है, तो मार्केट तो बहुत बड़ी है इंडिया की, इतना बड़ी मार्केट है इंडिया की उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, और तीसरा, लीगल प्रोसीजर आसान है, इतना आसान भी नहीं है लेकिन हम रिलेटिवली कह सकते हैं कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं कंपनी इस्टेब्लिश करने से पहले जो प्रोसीजर है वो आसान हो गया है थोड़ा सा पहले की अपेक्षा। एकदम आसान नहीं बोल सकते लेकिन रिलेटिवली जो है लीगल प्रोसीजर जो है ईजी है। तो इन तीन चीज़ों को देख के बाहर की कंपनी सोचती है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिन्हें बाहर की कंपनी देखकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है।
ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहती? तो उनमें आएगा रिजिड लेबर मार्केट, मतलब लेबर लॉज बहुत क्रिटिकल है ऐसा वो सोचती हैं, लेबर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इंडिया में ऐसा वो सोचती हैं, तो उनका थोड़ा सा मन बदल जाता है, ठीक है। और दूसरा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई पानी चाहिए, बिजली चाहिए, लैंड चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इंडिया में, वो बिजली हर जगह अवेलेबल नहीं, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ये सही भी है, तो ये चीज़ें हैं उनके दिमाग में डालते हैं कि नहीं इंडिया में अभी रुक जाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो नौकरशाही है भारत की, ब्यूरोक्रेट, ये जो हर्डल पैदा करते हैं, मुसीबत, हमेशा बीच में घुस जाते हैं, भाई ये तुम्हारा ये तुम्हारा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए अभी शुरू नहीं कर सकते, ये फलाना ढिमका, फाइल वाइल कंप्लीट नहीं हुई है, फाइल अभी आपकी पास नहीं हो पाई है प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग। तो ब्यूरोक्रेसी जो है भारत की, IAS IPS, ये थोड़ा सा हर्डल क्रिएट कर देते हैं बाबू लोग, ठीक है ना। चौथा लास्ट है प्रोजेक्ट अप्रूवल में डिले होना। भारत में अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट डला है, अप्रूवल ही नहीं मिल पा रहा है। जब अप्रूवल मिलेगा फाइल को, मंत्रालय से फाइल क्लियर होगी, तब इन्वेस्टमेंट होगा। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स ऐसे हैं कि वहाँ पे प्रोजेक्ट अप्रूवल आसानी से नहीं मिलता, हालांकि अभी लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को नज़रअंदाज भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको देख के सोचते हैं कि अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से रुक जाना चाहिए। दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिसे भी लगता है आपको कि उस व्यक्ति को ये जानकारी जानना चाहिए तो उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहते हैं आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।